टेस्ट 8 के साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज किया था पैलेडे ने, तो ए का 3 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैसे तो ऑल्टमैन ने किया था और उसका नाम उन्होंने बायोब्लास्ट रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था, तो इसमें से हो जाएगा ऑल्टमैन, तो बी का 4 हो जाएगा रिचर्ड ऑल्टमैन। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस की खोज फेलिप फोंटाना ने किया था, तो सी का 1 हो जाएगा। और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन यानी सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, तो डी का 2 हो जाएगा। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था, उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, उसका शरीर जो है सेल के मिलने से बनता है और सेल जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, और जो नए सेल का निर्माण है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, यानी सेल के डिवीज़न के बाद ही होता है। तो इसमें से यदि हम देखें तो 3 4 1 2 3 4 1 2, अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। 3 4 1 2 सी ऑप्शन सही है, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। निम्न युग्म पर विचार कीजिए। खसरा रोग यानी मीजल्स पैरामिक्सो वायरस से होता है, मोबेली वायरस से, ये सही है। पीत ज्वर जो है ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से नहीं होता है, अर्बो वायरस से होता है पीत ज्वर। ऑर्थोमिक्सो वायरस से क्या होता है, श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है, तो ये दोनों ही गलत हो गया। और हर्पीज रोग किससे होता है, हर्पीस वायरस से होता है, तो इस कारण से दोनों ही ये स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। एक सही है सिर्फ। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो ओनली 1, केवल एक युग्म, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है, तो अल्वा जो शैवाल है एल्गी, इसका जापान में सलाद के रूप में यूज होता है। और अम्बलिकस का यूज जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है, अम्बलिकस, तो बी सही होगा यहाँ से ऑप्शन। नॉस्टोक एंड एनाबिना, इसका यूज जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है। सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है, तो सत्य फल के निर्माण में अंडाशय भाग लेता है, राइट ऑप्शन सी होगा। उस फल को सत्य फल कहा जाता है जिसके निर्माण में सिर्फ अंडाशय यानी ओवरी भाग लेता है। और असत्य फल उस फल को कहा जाता है जिसके निर्माण में ओवरी के साथ साथ और भी चीज़ें भाग लेती है, जैसे पुष्पासन, बाह्य पुंजदल, ये भी भाग लेते हैं। तो सत्य फल के अंतर्गत आता है आम और असत्य फल के अंतर्गत आता है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये सही है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है। एब्सिसिक जो अम्ल है ये वृद्धि को रोकता है, चौड़ाई में वृद्धि एथिलीन नाम का जो हार्मोन है उसकी वजह से होता है, तो ये गलत है। संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल पूर्ण विकसित, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, तो ये सही है। इसमें से बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध रक्त, राइट ऑप्शन ए होगा। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड रक्त उसमें जाता है। डायग्राम में देखते हैं इसको, ये है हमारा हार्ट, और इसमें यदि पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें हम देखें तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ ऑक्सीजनेटेड हो करके पल्मोनरी वीन के द्वारा फिर हार्ट में आता है। तो पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोहनी एवं घुटने यानी एल्बो एंड नी जॉइंट्स जो है निम्न में से किस संधि का उदाहरण है, तो ये है हिंज जॉइंट का, हिंज संधि का उदाहरण है हिंज संधि। इसमें देखिए हिंज संधि यानी हिंज जॉइंट का ये दिखाया गया है, यहाँ पे जो दो हड्डियाँ हैं, दो हड्डियों का जो इंड है वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। जो हमारा जो एल्बो हुआ या फिर नी हुआ, इसको एक ही तरफ हम मोड़ सकते हैं, इस तरीके
का जब भी ज्वाइंट रहता है तो एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ ये मुड़ता नहीं है। ये है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसमें बॉल के जैसा ये है, उस पे से ऊपर से ये सॉकेट जैसा लगा हुआ है, ये इसमें घूम सकता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स दिखाया गया है, वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ये हिंज ज्वाइंट यहाँ पे हमारे कलाई में है, और ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को यहाँ दिखाया गया है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स ये यहाँ पे पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और पाइवोट ज्वाइंट जो है ये हमारे यहाँ पे गर्दन के पास में पाया जाता है। अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन का भी, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये, बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन का भी ये एक एग्जाम्पल है। बहिस्रावी के रूप में यानी एक्सोक्राइन के रूप में अग्नाशय जो है यानी पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, यानी यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस का स्त्रवण होता है, और पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज फैट का पाचन करता है। तो ये बहिस्रावी के रूप में कुछ इस तरीके से एंजाइम को स्त्रावित करता है। और अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये इंसुलिन एंड ग्लूकोजन ये हार्मोन को स्त्रावित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो ये दोनों ही तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ही तरह का। तो मिश्रित ग्रंथि है, राइट ऑप्शन सी होगा। ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं चिरकालिक रोग कहलाते हैं, यानी क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। जो लंबे समय तक बना रहे, जैसे डायबिटीज वगैरह है, ये लंबे समय तक आजीवन बना रहता है। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो खाद्य पदार्थों का संचरण फ्लोएम उत्तकों के द्वारा ऊपर भी ज़रूरत के अनुसार ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो दोनों ही, राइट ऑप्शन सी होगा। किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? यांत्रिक लाभ, उत्तोलक यानी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी तीनों ही तरह के लीवर को हम देखते हैं, उसके बाद में तब निकालेंगे। यहाँ पे तीनों ही तरह के लीवर को दिखाया गया है। ये फर्स्ट क्लास का लीवर है, क्लास 2 का लीवर है, क्लास 3 का लीवर है। क्लास फर्स्ट वाले में यहाँ पे आप देखें तो फलक्रम जो है इसमें एल इन बड़ा है एल आउट से, एल इन जो है एल आउट से बड़ा है। ये इक्वल भी हो सकता है, ये फलक्रम जो है यहाँ बीच में भी लगाया जा सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, फलक्रम बीच में भी लगाया जा सकता है। तो इसमें एल आउट और एल इन इक्वल भी हो सकता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है एल इन डिवाइडेड बाई एल आउट। तो इस केस में एल इन और एल आउट 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के ग्रेटर भी हो सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे बनते हैं, 1 के इक्वल और 1 के ग्रेटर भी। दूसरा जो है क्लास 2 में यहाँ पे एल इन का वैल्यू ऑलवेज एल आउट से ग्रेटर है। एल इन का वैल्यू हमेशा एल इन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल आउट। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जब हम निकालेंगे एल इन बाई एल आउट, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तीसरा जो क्लास 3 है इसमें एल इन का वैल्यू ऑलवेज लेस देन है, एल इन जो है लेस देन है एल आउट से। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। यानी जो क्लास 1 है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो भी सकता है और इक्वल टू भी 1 हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेस देन 1 भी हो सकता है। और सेकेंड क्लास वाले में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन थर्ड क्लास वाले में ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 वाला ही हमें चूज करना है। तो सेकेंड क्लास वाला द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है यानी सेकेंड क्लास का जो लीवर है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो बी ऑप्शन वहाँ से सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है इसको, और इस रो का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। एल लेंथ ऑफ द वायर है और ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन,
यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मान लीजिए कि वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो जो R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लेंथ ज़्यादा है, लेंथ बड़ा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पतला वायर है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटा वायर है तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो तीन चीज़ों से, इस फार्मूला से क्लियरली तीन चीज़ों का पता चल रहा है। मटेरियल पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल के टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस बढ़ने का कारण ये है कि इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं तो ये जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी इनके बीच का जो कॉलिजन है वो मोर फ्रिक्वेंट होने लगता है। तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगता है तो इनका नेट मूवमेंट स्लो हो जाता है। मूवमेंट स्लो हो जाने की वजह से ये ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर का, मेटल का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, सेमी कंडक्टर का डिक्रीज होता है। क्योंकि जब सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम फ्री हैं और ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, यानी अपने ऑर्बिट से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगता है। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर की, यानी रेजिस्टिविटी या रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो तीनों ही पे डिपेंड करेगा। चालक की लंबाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चालक के टेम्परेचर पे ये भी प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस कम। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो देखिए, रातों के समय जो तारे टिमटिमाते हैं, मान लीजिए कि ये स्टार है और इसके पास से जो भी लाइट रे आ रही है वो एटमॉस्फेयर के वेरियस लेयर को क्रॉस करके आ रही है, और हम जानते हैं कि हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होते रहता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से किसी भी पॉइंट का, किसी भी एक रीजन का, किसी भी मीडियम का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, यानी जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। जहाँ पे स्टार है उसके आसपास जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से कभी नीचे इमेज बनता है तो कभी ऊपर इमेज बनता है, कभी डिम दिखता है तो कभी तेज़ दिखता है, और इसी की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। तो जब रे वहाँ से आती है तो रिफ्रैक्ट हो करके अर्थ सरफेस पे आती है, हम देखते हैं हमारे आँखों पे आती है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के साथ ही जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदल रहा है उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बदलना। तो राइट ऑप्शन ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो हम जानते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला जो फार्मूला हमारे पास आता है वो है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो C का वैल्यू है 40/5 करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 आएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/72 72 आएगा, और ये माइनस है 32 उधर जा कर के 8 हो जाएगा। तो 72 और 32 72 प्लस 32 ये हो जाएगा 104, राइट ऑप्शन बी होगा। यदि घरेलू परिपथ में 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जो भी रेसिस्टेंसेस, इस तरीक़ा से इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं, और यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है हर एक रेजिस्टर के पास में, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, विभवांतर अलग होता है, लेकिन करंट इक्वल होता है, करंट सेम जाता है इसमें। और वहीं पैरेलल यदि हम जोड़ दें, यहाँ पे मान लीजिए कि ये रेजिस्टर है, 2-3 यहाँ से हम जोड़ देते हैं, ये पैरेलल, यहाँ पैरेलल, और इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। और इसमें हम देखें तो इस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट अलग अलग जाएगा। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3।
तो सीरीज क्रम में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। सीरीज क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सीरीज क्रम का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरीक़े से हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीक़े से होता है। तो इसमें सीरीज है तो 3 4 7 5 12 ओम होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये वेलोसिटी बता देता है, और इस वेलोसिटी में जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी में टाइम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्सेलरेशन बता देता है। टाइम से भी से नहीं, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन बता देता है। तो एक्सेलरेशन वाले में टाइम 2 बार यूज हो रहा है, तो त्वरण होगा एक्सेलरेशन, राइट ऑप्शन ए। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहती है। तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैसेस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में सबसे कम। तो ठोस, द्रव एवं गैस, ये होगा सी, राइट ऑप्शन। निम्न में से किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, एटम्स के मिलने से बना हुआ है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वेरियस ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी रिवॉल्व करते रहते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो निकलेगा नहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं निकलता है। हाँ, वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसकी बात अलग होती है। केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं, वो नहीं निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, या बाहर से इसी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। प्रोटॉन तो पहले ही इतना है, पॉजिटिव चार्ज पहले ही इतना है, अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और बाहर से जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है तो पहले जितना नेगेटिव चार्ज था अब उससे ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पहले ही इतना है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेट कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। यानी जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट से निकलता है, या इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में आता है, और इसी की वजह से चार्ज डेवलप होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट ऑप्शन बी। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने, वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहलाता है आयनन ऊर्जा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे को फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस तरीक़े से होता है। सेकेंड को निकालेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो वो है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है मस्कीटो को भगाने वाली जो दवा है उसमें सक्रिय रूप से पाई जाती है, राइट ऑप्शन बी होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, और उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, उच्च दाब पे। जो ही दाब कम होते होते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिना लिक्विड फेज में गए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो
ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस का सब्लिमेशन हो जाता है, इसलिए इसको उच्च दाब पर स्टोर करके रखा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सोडियम एसीटेट जो हो गया CH3COO और इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से मीथेन गैस बनती है CH4 और CH4 Na2CO3 ये बनता है Na2CO3। तो इसमें से कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन। मीथेन दिया नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो देखिए, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं। यानी मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही नेचर को शो करते हैं और इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये दोनों ही एसिडिक एंड बेसिक नेचर को शो करते हैं, यानी ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो जब ये इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर शामिल हैं तो ये एसिड से भी बेस बन करके रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से एसिड बन करके रिएक्शन कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ए होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। शीतल पेय में फिज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, राइट ऑप्शन बी होगा। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का क्या फार्मूला होता है? तो इसमें से कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O जो है CuSO4 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, और ZnSO4 5H2O को वाइट विट्रियोल कहा जाता है। ये वाइट विट्रियोल है और कॉपर सल्फेट जो है ब्लू विट्रियोल है। और रेड विट्रियोल का क्या फार्मूला होता है? रेड विट्रियोल का फार्मूला होता है कोबाल्ट सल्फेट, CuSO4 इंटू 7H2O होता है। और इसमें कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये किसका फार्मूला है? ये तो जिप्सम का फार्मूला है। और हाफ H2O रहता तो वो हो जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो इसमें से नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल जो है वो है कॉपर सल्फेट, राइट ऑप्शन ए होगा। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है? तो चिप्स बनाया गया है, तल करके बनाया गया है। जैसे रिफाइंड ऑयल में मान लीजिए तला गया है, किसी भी तेल में तला गया है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इस कारण से चिप्स के को स्टोर करने के लिए पैकेट में एक इनर्ट गैस मिला दी जाती है, और इसमें से इनर्ट गैस जो है नाइट्रोजन लगभग इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है, तो नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है। ये क्या करता है कि जो उसमें फैट है उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, और ऑक्सीडेशन रुक जाने की वजह से चिप्स जो है लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, स्मेल उससे ख़राब नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हमेशा उसका कुरकुरापन बना रहता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसमें से डायस्पोर एंड कोरंडम ये दोनों ही एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन फ्लोरोएस्पार ये कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। तो इस कारण से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरोएस्पार एल्युमिनियम का नहीं कैल्शियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसमें से पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में, राइट ऑप्शन बी होगा। बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसका निर्माण होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से। और टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जैसे मान लीजिए कि ये इथीन है, इसमें 4 फ्लोरीन जोड़ दीजिए तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथिलीन, और इसी के पॉलीमराइजेशन से बनता है टेफ्लॉन। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो ये रहा साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन।